नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नामचीन शख्सियत है जो भारत सरकार में पहले डीजीएचएस भी रहे हुए। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद इन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद को भी संभाला है। जी हाँ, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम किया करती थी। और ठीक अपने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बेहद ही जबरदस्त इश्यूज पे काम किया है, वो है फैमिली प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 4 साल फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर काम किया है और जबरदस्त रिसर्च भी किया है। ये है डॉक्टर R.K. श्रीवास्तव। जी हाँ, अभी हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज विशेष दिन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और चूंकि भारत में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जी हाँ, इसे एक समस्या ना कहा जाए, दरअसल ये हर समस्याओं की जड़ है। तो आइए डॉक्टर श्रीवास्तव से समझते हैं कि पॉपुलेशन जो जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो रहा है और ये तमाम समस्याओं की जड़ में है, फिर भी हम इसे प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे प्रायोरिटी में ये सबसे ऊपर क्यों नहीं है? और हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसके जड़ में पॉपुलेशन ही है। कि पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक एसेट के तौर पे भी देख सकते हो और एक लायबिलिटी के तौर पे भी देख सकते हो। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, उस समय की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन को आप दो नज़रियों से देखोगे। एक ये नज़रिया, हम बहुत कम संख्या में थे, धीरे धीरे हम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। अब हमारे पास जो मानव बल है वो काफ़ी बढ़ गया है, ऐसी एक चीज़ मानी जा सकती है। दूसरा है कि आपको ये भी लगता है कि ये हमारे पास संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन क्या हमारे पास उस संख्या को सही तरीके से पोषित करने की, बढ़ाने की और उसको सब वो सुविधाएं देने की जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन पाए, वो सारे हमारे पास संपन्नताएं पैरेलली उत्पन्न हो पाई हैं कि नहीं? तो ये दो नज़रिए से देखा जाता है। शुरू के करीब करीब 20-25 साल तक का हमारा पहला नज़रिया था। फिर हमारा दूसरा नज़रिया शुरू हुआ था जाकर के समवेयर 70s के अंदर। एक बड़ा मैसिव फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ था इंदिरा जी के टाइम में, संजय जी के टाइम में। और उस प्रोग्राम में था कि भाई बिना फैमिली प्लानिंग के, बिना संख्या के नियंत्रण के, आपका कोई भी डेवलपमेंट का जो डिविडेंड है वो आम जनता तक पूर्ण रूप से उसको सही करने में सार्थक नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट था, पॉलिटिकल सपोर्ट थी प्राइम मिनिस्टर की, प्रोग्राम था, यंग डायनेमिक लीडर था। उसने अपनी समझ से जैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, उसका नतीजा जो निकल के आया वो पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो वहाँ पे आके जब हम देखते हैं ना कि हम क्यों नहीं करते, वहाँ पे हम ये तो रियलाइज़ कर गए कि नहीं, हम उतना संसाधन नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं जिस संख्या में हम बढ़ रहे हैं। और इस संख्या को रोकने का जो प्रयास है, इसका पॉलिटिकल डिविडेंड होता है कि भाई हम सत्ता से हटा दिया जाए। अगर लोगों को इसकी महत्ता बताई जाती कि हम इतने चीज़ों से वंचित क्यों हैं, हमारे रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है, और अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो हमें जो मिल पा रहा है, खास तौर पे हवा, पानी और रहने के लिए ज़मीन, उसके लिए भी हम तरस जाएंगे। ये आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर चाइना की भी बात करें तो वो क्षेत्रफल में हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका भी हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उनकी आबादी महज 30 करोड़ के आसपास है, 33 करोड़। कनाडा 4 गुना बड़ा है, उनकी आबादी 4-5 करोड़ है। जितने भी डेवलप्ड विकसित देश हैं उनकी आबादी को देख लीजिए और उनका क्षेत्रफल हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से सीख लेने में हम इतना ज़्यादा देर क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल डिविडेंड के चक्कर में जो हमारा देश पिछले 1947 में आज़ाद हुआ, आपको नहीं लगता है कि हम टिकिंग बॉम्ब पे बैठे हुए हैं और सब कुछ लूट जाएगा और हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ही काम करते रह जाएंगे? देखिए, दो चीज़ होती है पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए।
एक तो होता है पॉलिटिशियंस जो रूल करते हैं उनका माइंडसेट, और एक आम जनता की मान्यता उस इशू के बारे में। अगर आप लाल किले से हुए भाषणों को देखें, अगर आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के भाषणों को देखें, अगर आप एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के भाषणों को देखें, तो बड़ी मुश्किल से आपको याद आएगा किसी ने सड़क ना होने का, पानी ना होने का, शिक्षा ना होने का, रोजगार ना होने का, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने का कारण बढ़ती हुई आबादी को बताया। वो जानते थे, अनजान नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक को इस तरीके से पेश करने से गुरेज किया। और उनकी वजह थी कि तब तक उन्हें टेस्ट ऑफ इग्नोरेंस समझ आने लगा था कि इसको बताने से क्या फ़ायदा, ये हिट कहाँ करेगा जिससे मुझे वोट नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। शायद लास्ट पीएम का जो भाषण था लाल किले से, उसमें पॉपुलेशन के ऊपर एक बात करी गई थी। अगर मैं याद करूं तो एक भाषण नए आसाम के सीएम का जो अभी रिसेंट आया है उसके अंदर पॉपुलेशन की बात करी, और आज कल परसों के अंदर एक शायद यूपी के अंदर पॉपुलेशन के ऊपर एक पॉलिसी निकाल के लाएगी। अब इन सब चीज़ों का क्या आगे जा कर के हश्र होगा, ये डिपेंड करता है कि कैसे इसको टेकअप करती है गवर्नमेंट और कैसे टेकअप करती है आम जनता। ये चीज़ तभी जाके तय होगी। जिस कंट्री को आप उठा के देख लीजिए, जहाँ आप उसको क्षेत्रफल से नाप के देखें, उसको आप दूसरी तरीके से नापिए। एजुकेटेड माइंडसेट है कि अगर हमें बच्चे पैदा करने हैं तो उतने ही करने हैं जितने को हम संभाल पाएँ, उतने ही पैदा करने हैं जिसके लिए सरकार सुविधाएं मुहैया कर पाए। हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न रहे, जो धरती के उत्पन्न होने वाले रिसोर्सेज है, उसमें एक बैलेंस बना रहे। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट नहीं है हमारे यहाँ। हम लोगों में ये बात करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, पर हम लोगों को ये क्यों नहीं समझा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी नहीं हो पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। हर बीमारी से हम ज़्यादा प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आबादी जो है, जनसंख्या का घनत्व, वॉल्यूम, डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि हम चाह करके भी उससे बच नहीं सकते। तो हम, ये नहीं लगता आपको कि हमें, यानी सरकार को, हम तमाम मीडिया के लोगों को, ये लोगों में ये बताना चाहिए कि हर समस्या का मूल जड़ पॉपुलेशन है, आबादी है। चाहे कोविड की बीमारी है, वो इतना व्यापक पैमाने पर फैल रहा है, उसमें भी पॉपुलेशन है। हम लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी पॉपुलेशन है। हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह भी पॉपुलेशन है। अगर हम इस तरह के नारों का, इस तरह के स्लोगन का इस्तेमाल लोगों के बीच करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटी में पॉपुलेशन सबसे ऊपर आएगा। और ये तो एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि अगर हम चोरी, डकैती, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से अरब भेज दिए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में के दूसरे बाहर देशों में भेज दिए जाते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स की अलग चोरी होती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है और गाहे बगाए न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते रहते हैं। तो इसका भी तो रूट कॉज पॉपुलेशन है। अगर हम हर चीज़ों को जेन्युइनली कनेक्ट कर सके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, तो आपको नहीं लगता कि हम भी एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, यहाँ के जो लोग हैं वो तैयार हो पाएंगे कि पॉपुलेशन दरअसल कितनी बड़ी समस्या है। एक एविडेंस्ड फैक्ट है कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, इनका लीनियर कोरिलेशन है कि नहीं। वर्ल्ड ओवर डाटा साइंस ये बता चुकी है, हिंदुस्तान के अंदर भी, कि उनका लीनियर कोरिलेशन है। अगर आप ज़्यादा संख्या में होगे तो आप ज़्यादा असुविधा में रहोगे, क्योंकि आपका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर आप ज़्यादा जनसंख्या में रहोगे तो आपके अंदर इनइक्वलिटी बढ़ेगी, सामाजिक असमानता बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा जनसंख्या में रहोगे तो आपके अंदर वो पॉपुलेशन जो सोशल जस्टिस से डिप्राइव्ड है उसकी संख्या बढ़ेगी। ये सारे एविडेंस है, सोशल साइंस के, मेडिकल साइंस के, डेमोग्राफिक साइंस के, सब एविडेंस है। हमें एविडेंस कोई नया नहीं खोजने जाना। दूसरी चीज़, अब इन एविडेंस को बताने की चीज़ है और इन एविडेंस को सुनने की चीज़ है। बताने के लिए, जैसे आपने ही कहा कि मैंने 4 साल लगाए, आखिर मैंने सरकार के अंदर हेल्थ साइंस में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई थी
और अच्छे बड़े पद से रिटायर हुआ था। तो एक ऐसे नॉन इशू के ऊपर जिसको कि सरकार ने कभी बहुत मेजर इशू नहीं माना, पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग को, मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं रिटायर होने के बाद इस पे काम करूं? क्योंकि मुझे बड़ी शिद्दत से रियलाइज़ हुआ था कि हमारी सब समस्याओं की जड़ में पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की दिशा में हमारा इनएक्शन है। मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि उस ज़माने में कि एक पीएम के अंडर में एक कमेटी होती है, नेशनल कमेटी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की, उसकी मीटिंग सालाना एक होनी। बड़ी कोशिश करी मैंने, मीटिंग हो जाए, नहीं होके दी। तो पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं बनती, बात नहीं करना चाहते लोग, ठीक है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो प्रैक्टिस नहीं करनी है तो एक एंगेजमेंट है, लेट अस ट्राई। आपने पॉलिटिकल प्रायोरिटी की बात की। अभी 2 राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसको लेकर के बात कर रहे हैं। यूपी राज्य का जो विधि आयोग है उसने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उनको अमुक सुविधाएं दी जाएंगी। जो नहीं फॉलो करेंगे उनके लिए उन्हें डिमोट भी किया जा सकता है या उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकल है या ये नीड ऑफ द आवर है, ये समय की ज़रूरत है? पॉलिटिकल है कि पॉलिटिकल नहीं है, ये तो उस व्यक्ति की और उस पार्टी की मंशा बताएगी। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, आसाम एक गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है, 5 साल रहेगी, और यूपी एक गवर्नमेंट जो अगले साल इलेक्शन में जाने वाली है। तूने एक बात कह रहे हैं, उसमें एक स्टेट ऐसी है जो कि शायद सबसे बड़ी पॉपुलेटेड स्टेट नहीं है, लेकिन उसके यहाँ माइग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। उसके यहाँ प्रॉब्लम है उस चीज़ की कि वहाँ पे अनअकाउंटेड, अनरजिस्टर्ड बहुत सारे लोग आकर के रह रहे हैं। और एक स्टेट है जहाँ पे कि भैया बहुत नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो दोनों में अगर सिमिलरिटी आ रही है एक एक्शन की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है। अब सदिच्छा है कि नहीं है, ये समय बताएगा। जो इंटरनेशनल एडवोकेसी है वो कहती है कि स्वेच्छापूर्वक परिवार नियोजन, छोटा परिवार और इससे जनसंख्या का रोकथाम की दिशा में संसार के हर देश को काम करना चाहिए, ठीक है। सख्ती की ज़रूरत हर देश में पड़ती है, उसकी मात्रा कितनी है और उसे कैसे लगाई गई वो सख्ती है, और उसके क्या फल निकलते हैं ये वक्त बताता है। तो मैं दोनों ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किए गए प्रयास एक सदिच्छा से किए गए प्रयास के तौर पे रखता हूँ, बट मैं अपनी फिंगर क्रॉस रखूँगा। 1 साल के बाद मैं देखूँगा कि ये ऑर्डिनेंस जब एक्चुअली लागू होगा, आखिर लागू तो 1 साल बाद ही होगा ना, तो उस समय उसकी क्या रूपरेखा निकल के आती है। जी, और मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर साहब कि आपने इतना ज़्यादा जनसंख्या पर काम किया, रिसर्च किया, आपको क्या लगता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए भारत में, भारत के किन किन जगहों पर आपने पाया कि टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जो चिंताजनक है? और वो ऐसे कौन से तबके के लोग हैं जिनके अंदर इस अवेयरनेस की कमी है और इस पॉपुलेशन को वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने लिए ज़रूरत मानते हैं और इसीलिए फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करते? देखिए, जितने भी ईएजी स्टेट है ना, प्लस आसाम मिला करके 8 बन जाते हैं। ये सारे करीब 50% की पॉपुलेशन भारतवर्ष की बनाते हैं। इन सब जगह एक प्रॉब्लम है कि एक औरत अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा होने चाहिए उससे ज़्यादा कर रही है। 2 का नॉर्म है, 2 से ज़्यादा कर रही है। 1.5 का नॉर्म है, 1.5 से ज़्यादा कर रही है, ठीक। लेकिन क्या वो प्रदेश छोटे छोटे थोड़ी है? मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान में बड़े बड़े प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अपने आप में एक पूरा का पूरा देश मान के चलिए आप। अगर क्या उत्तर प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर TFR 4 चल रहा है, या इसका कोई डिसएग्रीगेटेड पैटर्न भी है? तो हमने जब वर्क किया था तो हमने देखा पैटर्न निकल के आया। जैसे बिहार है, बिहार में हमने पाया कि 8 ऐसे
डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे TFR 4 से ऊपर है। यूपी के अंदर करीब 20 डिस्ट्रिक्ट उस समय ऐसे थे जिसका TFR 8 से ऊपर था, 4 से ऊपर था। तो अब इस सब से हमें क्या पता चला? ये तो डेमोग्राफिक एनालिसिस होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं। हमने प्रोजेक्शन भी करके दिखाए थे उनको। हमने हेल्थ मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन किया, उनको एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बना के दी यूपी के अंदर, और उस प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया था कि ये सारी चीज़ें रोटी पे, कपड़ा पे, मकान पे, सड़क पे, रोजगार पे, पानी पे, जीवन शैली पे, बीमारी पे कैसे असर करती है, एविडेंस दिखाए। और हमने दिखाया कि ये हमारा प्रोजेक्शन जा रहा है, अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे तो आपके ये परिणाम आएंगे। और अगर आपने अभी इंटरवेंशन शुरू किया तो आपका ग्राफ, जैसे हम रोज देखते हैं ना कोविड का ग्राफ, ये पीक आ गई, अब पीक नीचे जा रही है, पीक आ गई, पीक नीचे जा रही है, क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्शन मॉड्यूल्स है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, फैम प्लान करके है, ऐसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। हमने दिखाए थे, बाकायदा दिखाए थे, एक पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी बना के भी दिखाई थी। तो इश्यू जो आपने रेज किया था ना कि इनके जो निकल के क्या आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कुछ पॉकेट्स हैं। वो पॉकेट्स कौन सी है? गरीब की, रिमोट एरिया की जहाँ पे सुविधाएं पहुँच नहीं पड़ रही, अनएक्सेसिबल एरियाज की, या वो ऐसी जो कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफी से हर साल पीड़ित होती रहती है, जैसे कि जो फ्लड प्रोन एरियाज है, या ऐसी कि वहाँ पे कुछ किस्म के ट्राइबल पॉपुलेशंस का बाहुल्य है, कुछ रिलीजियस ग्रुप का बाहुल्य है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिसएग्रीगेटेड पॉकेट्स निकल गए। मेरे ख्याल से, जब मुझे ठीक से याद नहीं, करीब 15 या 20 सब ग्रुप निकले थे जिसके अंदर की ये पॉकेट्स थे। उसमें रिलीजन भी था, रिलीजन एक्सक्लूडिंग नहीं है, बट इट्स ए वेरी स्मॉल पोर्शन। अब अगर हमें ये पता चल गया है तो क्या हम उस पर टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं कि अगर हम इसी तरीके से सजग नहीं हुए, मतलब हमारे अंदर अलर्टनेस नहीं आया, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, और जिस तरह से हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत सारे इलाकों में 4 है या उससे ज़्यादा भी है, अगर पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले 50 साल में आप भारत की स्थिति को किस तरह से आंकते हैं, कैसे देख पाते हैं कि समस्याएं कितनी विकट होने वाली और हालात क्या होने वाले हैं? देखिए, TFR अपने आप में एक इंडिकेटर है, और आज की तारीख में अगर हम नेशनल TFR देखें ना, जो रिपोर्टेड आ रहा है, वो अब करीब करीब उस लेवल पे, रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गया है, एवरेज के बेसिस पे चलता है। लेकिन अगर हम उसको स्टेट वाइज डिसएग्रीगेट करें और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट वाइज करें तो हमें पता चलेगा हैं अभी पॉकेट्स जहाँ पे एक योजना की ज़रूरत है, टारगेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ठीक, तो अब इसका अर्थ क्या निकला कि अगर देश का TFR रिप्लेसमेंट लेवल तक आ गया है तो भी क्या हम उन प्रदेशों को, उन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना छोड़ दें और उनको अलाउड टू ग्रो अनलिमिटेड वे में छोड़ दें? वो अच्छा अप्रोच है, या ये अच्छी अप्रोच है कि उनके ऊपर टारगेटेड इंटरवेंशन करें? ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसमें डिसीजन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, यही हो सकता है, टारगेटेड इंटरवेंशन करें। 2060 आते आते सपोज करो कि हम 180 हो गए। अगर 180 हो गए तो डिसबैलेंस होगा ना। जब ये डिसबैलेंस होगा तो आज की तारीख में हम जो देखते हैं वो चीज़ और बढ़ जाएगी। पहला हम देखते हैं वार फॉर द वाटर, छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी लड़ाइयाँ, ये बड़ी हो जाएगी। वार फॉर द एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज, कोविड में हम देख लिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, ये बड़ी हो जाएगी। वार फॉर गेटिंग एडमिशन इन द स्कूल्स, ये बड़ी हो जाएगी। वार फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी हो जाएगी। ये सारे जो छोटे छोटे से मुद्दे जिसको आप अभी अंडर द कारपेट रख के चल रहे हैं आराम से, ये इतने विकराल रूप से आ जाएंगे आपके सामने कि आपको फिर कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी ये सब चीज़ें अपनी जगह जाएं, लेकिन जो बेसिक नीड है आपकी, वो अगर आपकी उसके ऊपर ख़तरा आने लगेगा तो उसके लिए एक पब्लिक रिवोल्ट ज़रूरी है, और वो होगा। तो आपने सुना डॉक्टर श्रीवास्तव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोसाइटी में अनरेस्ट बढ़ रहा है,
भले ही अभी ये अंडर कारपेट हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बुनियादी समस्याएं हैं वो बहुत विकराल होने वाली, चाहे स्कूल में एडमिशन से लेकर के पीने का पानी हो या रोजगार की बातें हो। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो इतना विकराल रूप ले सकेंगी जिसका निपटारा, जिसका सॉल्यूशन, जिसका समाधान किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर इस विशेष दिन पर डॉक्टर श्रीवास्तव यही कहते हैं कि सरकार जो यहाँ पर है या जो राज्य की सरकारें हैं वो टारगेट इंटरवेंशन करे और इस समस्या को हर समस्या की मूल जड़ माने, और तभी तमाम समस्याओं का निपटारा हो सकता है जब हम जनसंख्या को नियंत्रण कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।